Mr. Call, हाँ जी। congratulations for joining on a special day, True TV. And your intentions are very poised. You want to speak truth, share truth. Mr. Call is IITian, 1973 batch. He has worked abroad for more than 30 years. He has been a consultant to so many multinationals. Now, at this age, at the age of Mr. Modi, Naidu, or Mr. Nitish Kumar, Mr. Kaul wanted to bring some awareness, some truthness, some facts, some figures to promote the best of the best leader for this country. And Mr. Kaul, I want you to start whatever you feel best for this country in 2047, how it can be achieved, how you wish things to move on. Over to Mr. Kaul. थैंक यू सुधीर साहब। हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। तो मेरा ये जो सीरीज स्टार्ट करने का जो एक मेन एम था कि लोगों में, हमारी जो जनरल पब्लिक है उसमें एक अवेयरनेस लाने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, और उनको दूर करना जो है बहुत जरूरी है अगर हमको एक अच्छी हार्मोनियस खुश सोसाइटी बनना है। और खुशी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, खुशी जो है वो मेंटल भी होती है, बल्कि मेंटल खुशी जो है वो ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल जो है वो फिर अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। तो इस बारी जो हमारे इलेक्शंस हुए उसमें जो हाइप बहुत जबरदस्त थी कि इस बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अब हुआ क्या ये आपको सबको पता है। 400 पार तो खैर क्या हो पाए, 300 पार भी नहीं हो पाए। तो हमारे जो बीजेपी वाले थे वो 240 पे रह गए, और एनडीए वाले जो है 293 पे ही अटक गए। और ये जो है एक बहुत बड़ा, बहुत लोगों को बड़ा सदमा पहुंचा, और सबको ये लगा कि भाई मोदी साहब ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, पूरे देश की जैसे कहते हैं कायाकल्प बदल दी। और उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? उनको मिला कि जी एक तरफ से डिस्ट्रस्ट, या लोगों की तरफ से एक क्या कहना चाहिए, एक दुत्कार कि भाई हम जो है हम पूरी तरह से आपसे खुश नहीं हैं। अब मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूं कि भाई जो आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, कुछ लोगों ने किसी और को दिया। देखिए ऐसा है, आपकी चॉइस है, आपका वोट है, आप जिसको देना चाहें दें या ना दें, वो आपकी मर्जी। मैं जो आज मुद्दा उठाने वाला हूं वो बहुत जरूरी है ताकि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा इसमें ये है कि आप लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए कि मोदी साहब ने जो एक टारगेट रखा था 400 प्लस का, उसका जो है सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो एक, उसमें एक पर्पस था, उसका कोई एम था। एम ये था कि उन्होंने स्वीपिंग चेंजेस जो है वो लानी थे सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और उसमें भी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वो खराब की तरफ ही जाएगा या इनको कुछ उसमें फायदा मिलेगा। जब मोदी साहब बिल्कुल क्लीन इमेज है, इनके मंत्रियों की क्लीन इमेज है, तो फिर इनको इसमें कोई लालच तो है नहीं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें। दुनिया में भी जो अच्छी अच्छी डेमोक्रेसीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होती हैं। क्योंकि उसमें देखा जाता है कि भाई उस टाइम वक्त कुछ और था, 70-75 साल पहले। अब वक्त कुछ और है, तो अब टाइम के साथ उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, और वो ही चेंज जो है वो लाने के उसमें उनका जो है एम था। खैर वो तो अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं मोदी साहब कैसे उसको टैकल करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि मोदी साहब
भी नहीं चाहते थे कि उनको 400 प्लस का जो आंकड़ा था वो आए। अब आपको बहुत जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा, और कोई भी टीवी चैनल या कोई भी जो हमारे मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कोई भी आपको ये बताने वाला नहीं है कि जी मोदी साहब चाहते थे। मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोदी साहब के दिमाग में बैठा हूं, या मोदी साहब मेरे में कन्फाइड करके मेरे को बताते हैं कि भाई उनके दिमाग में क्या है। ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन से बता रहा हूं कि मुझे लगता है मोदी साहब के साथ जो ये हुआ, ये या तो उनकी अपनी करनी थी, या ये था बिकॉज उनका एक डेफिनेट एम था, ताकि वो जो है, जो कुछ बाद में इसमें खराबियां आती, उससे बचना चाहते थे, देश को बचाना चाहते। एक बार फिर, वो चाहते थे कि उनके 400 ना आए, उनके इतने ही आए जितने की करीब करीब अभी 293 या जो भी कुछ है प्लस, जो इनके एनडीए पार्टनर जो हैं, जो एनडीए प्लस के पार्टनर मिला के 303 हो रहे हैं। और वो जो है उसके लिए वो बड़े खुश है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोदी साहब वांटेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, कि भैया मेरे को जो है 400 प्लस नहीं आने चाहिए थे। अब आप सबके सब सिर खुजा रहे होंगे कि भाई ये तो ये तो कोई बात नहीं बनी, 400 क्यों नहीं चाहते थे भाई। देखिए ऐसा है, आप जरा सिनेरियो को थोड़ा सा इमेजिन करिए। इमेजिन करिए कि अगर सपोज 400 पार आ जाते, आपको ये सबसे पहले जो है लोगों को डाउट आता, अपोजिशन वालों को डाउट आता कि भाई साहब 400 जो है इन्होंने पार कर लिए, इसका मतलब है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ थी, कोई रिगिंग थी, या इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कुछ गड़बड़ थी। तो और सबसे बड़ी बात वो ये कि अपोजिशन वालों ने पहले से ही एक एजेंडा बना रखा था कि भाई अगर इनको इतनी जबरदस्त बहुमत मिली, एनडीए वालों को या बीजेपी स्लैश एनडीए वालों को, तो ये लोग जो हैं सड़कों पे आ जाएंगे, और सड़कों पे ही एजिटेशन करेंगे कि भैया ये जो इलेक्शन जो है ये रिग्ड है, इसमें गड़बड़ है, सब कुछ ये है वो है, दुनिया भर का चक्कर, और पूरे देश में अशांति फैल जाती। और देश में अशांति फैलती, उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता वो ये कि जो हमारी फैक्ट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन हो जाता बंद, और जब वो बंद हो जाता उसका मतलब हमारी इकोनॉमी पे उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता। और जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कहते हैं जी हमको माफ करो, हमने इंडिया नहीं आना। तो आप देख सकते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म जो जो आफ्टर इफेक्ट्स होते, वो बहुत ही ज्यादा खराब होते। तो इन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि भैया अगर हमारे 400 नहीं आते तो ये ठीक है, क्योंकि फिर अपोजिशन को ये चांस नहीं मिलेगा हमें क्रिटिसाइज करने का कि भाई आपने जो है क्या कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ करी है इलेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया। ये तो एक चीज हुई, ये तो हमारे जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स की बात है। अब हम इंटरनेशनल सर्किट की बात करते हैं। पहले से ही जो हमारे जो वेस्टर्न जो क्या कहते हैं जो ऊपर से हमारे वो दोस्त बनते हैं, लेकिन अंदर से उनको डर लगा हुआ है कि भाई इंडिया जो है इतनी जल्दी इतनी अच्छी उन्नति कर रहा है कि वो जो है यूरोपियन जो इकोनॉमीज हैं उनको उनसे आगे बढ़ता जा रहा है। हम ऑलरेडी जर्मनी से ही नीचे हैं, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज को हम पार कर चुके हैं। हम सिर्फ जर्मनी से नीचे हैं, और उसके बाद जापान से नीचे हैं, उसके बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, वो सब पे टॉप पे है। हमें जर्मनी को क्रॉस करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमको जापान क्रॉस करने में भी टाइम नहीं लगेगा। और ये जो है हमारे वेस्टर्न जो 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 भाई बंद हैं, जो पोज करते कि भाई बंद है, लेकिन अंदर से उनको बुरा लग रहा है कि भाई इंडिया जो है इतनी जल्दी इतनी बड़ी तरक्की कर गया। तो ये लोग जो हैं इसको कहते हैं डीप स्टेट। ये डीप स्टेट जो है ये हमारे भारतवर्ष में एक अंदरूनी एक
जिसे कहते हैं डिसहार्मनी लाना चाहते हैं, एजिटेशन लाना चाहते हैं, रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, ताकि ये सब चीजें ना हो, हमारा जो उन्नति है उसमें जो है रोड़े। अब आप पूछेंगे कि भाई कैसे, ये कैसे हुआ ये सब? ये ऐसे होता है कि ऑलरेडी जब हमारे जयशंकर साहब या हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो है, ये जब इन लोगों से बात करते हैं अपने काउंटर पार्ट से जो कि फॉरेन कंट्रीज में है, तो वो लोग जो है हमेशा ये मुद्दा जरूर उठाते हैं कि नहीं जी, आपके आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, आपके यहाँ। आपके तो जो जो इलेक्शंस है उसमें गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, आपके ओपोजिशन वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज जो है ये हमेशा हमारे को कोई भी ट्रेड पैक करने में या कोई भी चीज उनसे आगे बढ़ाने में एक हिंड्रेंस पैदा करती है। और वो हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है अगर हमारे 400 से क्रॉस कर गए होते, या मोदी साहब के जो डेलीगेट्स हैं, जो जो मैंडेट है वो अगर 400 से क्रॉस कर गए होते, तो हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा हो जाती आगे बढ़ने की। तो एक तरह से ये अच्छा हुआ कि भैया अब हमारे जो फॉरेन ट्रेड्स वगैरह जो भी कुछ होगा वो जो है इसके लिए इसमें जो है आसानी। अब आते हैं हम इस बात पे कि भाई ये जो बहुत सारी लहर फैल रही है कि नहीं जी, बीजेपी के अंदर जो है इन फाइटिंग चल रही है, बीजेपी और आरएसएस में जो है आपस में इनकी हार्मनी खत्म हो चुकी है, जो ये एक दूसरे को 100% सपोर्ट था, बिल्कुल एक भाई भाई की तरह थे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है इनमें भी रिफ्ट आ गई है। देखिए ऐसा है कि बीजेपी आरएसएस या आरएसएस बीजेपी, ये दोनों बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका बेस जो है वो सॉलिड 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 जो बेस है वो बड़ा ही क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल। मैं रिलीजियस नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये लोग जो है कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि भैया हिंदू ये हैं और मुसलमान ये हैं और ईसाई ये हैं, सिख ये हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं। जब मोदी साहब किसी भी उसको चलाते हैं अभियान को, वो ये नहीं देखते कि हाँ भैया मेरे को जो है शौचालय सिर्फ हिंदू के घर में बनाने हैं, या मुझे जो मकान जो मैं बनवा रहा हूँ लोगों के पक्के, वो जो है सिर्फ हिंदुओं के बनवाने, मुसलमानों को नहीं। कई जगह ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के भी मकान बन, सब जगह ऐसे ही हुआ है कि मुसलमानों के भी मकान बने, हिंदुओं के बने, सिखों के भी बने, सबके बने। जो भी लोअर तबके के बेचारे इकोनॉमिकली जो पुअर लोग थे उनके सबके मकान बने, शौचालय बने। तो इसीलिए तो वो जो बेस जो दोनों का है वो बड़ा सॉलिड है। हाँ, पर्सनल लेवल पे हो सकता है दो चार लोगों का आपस में कुछ अनबन हो, लेकिन उस पे हमें जाना नहीं चाहिए। ये जो नैरेटिव है कि भाई आरएसएस में और बीजेपी के अंदर जो है बड़ी रिफ्ट हो गई, इनके बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अब ये एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करते, इन्होंने आरएसएस ने मदद नहीं करी, ये सब जो है ये सब जो है एक नैरेटिव पैदा किया गया है जो कि हमारे देश के दुश्मन, और दुश्मन यहीं पे हैं, वो बाहर के नहीं है। उनकी हो सकता है कि उनकी फंडिंग जो है बाहर से आती हो, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कुछ लोगों को ही पता है हिंदुस्तान में, कि बाहर से देश के द्रोही जो है उनको पैसा मिल रहा है, और वो जो है ऐसे ही फॉल्स नैरेटिव्स जो है चला रहे हैं ताकि देश की बर्बादी हो, देश जो है हमारा भारत महान, वो आगे तरक्की पे ना जा सके। तो ये जो 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 कॉन्स्पिरेसीज, अब ये सुनने में आया कि नहीं साहब, वो जो आपके योगी साहब जो हैं उनकी अमित शाह के साथ नहीं बनती, राजनाथ सिंह जो है वो गडकरी साहब के साथ उनकी नहीं बनती। ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत ही छिछोरी बातें हैं, और ये बातें उनको बिलोंग करती हैं जो कि दूसरी पार्टी, जैसे कांग्रेस हो, या आपकी टीएमसी हो गई, या आपके क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी है, या बहुमत वादी पार्टी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका आपस में कभी चाचा के भतीजे से नहीं बनती, कभी बुआ के अपने भतीजे से नहीं बनती, कभी किसी की नहीं बनती, उनकी आपस में लड़ाई चलती रहती। बीजेपी आरएसएस उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं आरएसएस का मेंबर हूं। ये मेरी पर्सनल रिसर्च करी है बहुत सालों से, जो कि मैंने बड़ा डीप गया हूं। और इसके बारे में जो मैंने पता किया है कि वो ये लग रहा है कि इन 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 दोनों संस्थाओं में, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो टीवी की जो मीडिया है या कोई भी मीडिया ले लीजिए, उनको कभी कोई न्यूज नहीं मिलती। इनकी जो न्यूज है, जब तक कि वो पक्की ना हो, परिपक्व ना हो गई हो, वो ये बाहर निकालते ही नहीं है। वो अपने पास रखते हैं, जब उसका पूरा हो जाए उसके बाद फिर बताते हैं हाँ भाई क्या था क्या नहीं था। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वेल ऑयल्ड मशीनरी जैसे कहते हैं, ये वैसे काम करती है दोनों ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस भी और बीजेपी। तो इसमें ये लांछन लगाना कि हाँ जी इनकी इनफाइटिंग चल रही है, इनका ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सब बेकार की बातें, उसमें कोई तत्व नहीं। अब जो है, मैं इस बात पे आऊंगा कि मोदी साहब ने अगर ये उनका अगर ये था तो इस मतलब यही एम था कि भाई हमारे 400 पास नहीं होनी चाहिए, हमारे सिर्फ उतने ही आनी चाहिए जिससे हमारी सरकार बन जाए। अब होगा क्या कि अगर इनके 400 पार नहीं हुए तो जो इनको स्वीपिंग चेंजेस लाने थे, जो कि जिसमें कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना था, जो कि उनका एम था, वो उसमें जो है थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन अब मोदी साहब ने ये सोचा है कि भाई अब मैंने जो है, अभी तक तो ये ट्रेलर था, जैसे कि वो पहले भी कह चुके। अब फिल्म अच्छी शुरू होगी, क्योंकि जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हैं, जो कि पिछले पिछले सैकड़ों सालों से, हजार साल ही समझ लीजिए मोरलेस, से जो यहाँ पे रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, हमारे धर्म को लताड़ा गया है, हमारे हमारे जो पवित्र जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारी जो पायस बुक्स हैं, उनको लताड़ा गया, उनको मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, उनका गलत मतलब निकाल के हमारे को ही, हिंदुओं को जो दबाया गया है फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर फ्रॉम द वर्ल्ड, एज वेल एज अवर ओन इंटरनल पीपल विच आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड थिंग्स लाइक दैट, वो जो है हमको वो वापस लाना। अब आप ये सोचोगे कि मोदी साहब क्या इतने दिमाग वाले हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट नंबर सोचे हुए थे कि हाँ भाई इतने नंबर आने चाहिए हमारी सीटों के, कि हमारे ऊपर लांछन भी ना लगे, ना ईवीएम पे लांछन लगे, ना उस पे लगे। यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा जो एक बिनाइन मैनिपुलेशन है, बिनाइन एक क्या कहना चाहिए, इसको चेंज करने का जो आइडिया था, वो किसी ह्यूमन के बस की बात नहीं। मेरा पक्का मानना है कि मोदी जी के ऊपर भगवान का हाथ है। अब आप सोचोगे तो बिल्कुल ऑफ द टेंजेंट चलेगा जी, भगवान कहाँ से, यहाँ थोड़ी ना कलयुग में भगवान क्यों नहीं आएंगे। देखिए ऐसा है, मानने मानने की बात है, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। मेरा काम जो है वो ये बताना है कि मोदी साहब ने जो इस बारी जो 2 टर्म जो करे हैं, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह के तरीके से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करके उन्होंने, और वैष्णव कुटुंबकम का जो उनका जो बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, उसको लेके उन्होंने इंटरनेशनली और नेशनली भी एक बड़ा अच्छा नैरेटिव जो है बनाया, जिसको कि इसका जो है बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ा। वर्ल्ड में भी हमारी इज्जत हो रही है, और यहाँ पे भी हमारी क्या कहते हैं, इंडिया में भी लोग बाग जो है काफी इससे इम्प्रेस्ड है। अब ऐसा बड़ा विजन और उसको पहुंचाने के लिए इतने सारा श्रम करना, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करना दिन में, वो किसी क्या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात है। 280 रैलीज करी नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी ने, ये जो अभी जो इलेक्शन गया है, इतनी जबरदस्त प्रचंड गर्मी में, जहां की 47 46 47 48 डिग्री टेम्परेचर गया है, एंड ही हैज बीन कन्विंसिंग कैंपेनिंग एवरीवेयर। तो ये जो एक एक क्या कहना चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। आइदर यू योरसेल्फ आर ए अवतार, और
आपके ऊपर जो है भगवान का हाथ है, जो कि आपको, और क्योंकि भगवान चाहता है कि भाई ये जो हमारा जो देश है, ये दिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, डेवलप करे, प्रोग्रेस करे। और वो प्रोग्रेस सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं होती कि हाँ जी जीडीपी बढ़ जाए, हमारा क्या कहते हैं फाइनेंशियल हमारी खुशहाली आ गई, क्योंकि आप देख देख रहे हैं इतनी सारी कारें चल रही हैं, इतना क्या कहते हैं व्यवसाय बढ़ गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, तो लोगों में उत्साह तो है। लेकिन होता क्या है कि हमारी छोटी छोटी चीजें जैसे जो हैं, जो हुए हैं इलेक्शन से पहले, वो जो है उन्होंने इस पे ब्रेक लगा दी कि भाई हमारे 400 पार नहीं कर पाए। लेकिन लेकिन मोदी साहब ने ही वो चीजें करवाई। अब मुझे मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले इन्होंने जो है थोड़ा मुस्लिम के अगेंस्ट छोटी मोटी बातें बोली। एक तो वो मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, दूसरा जो उन्होंने बोला कि हाँ जी वो हम रिलीजन के बेस पे जो है रिजर्वेशन नहीं देंगे, वो कहने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि अंदर से बीजेपी में ऑनेस्टी है, वो कभी छुपाना नहीं चाहते कि भैया दिस इज व्हाट इट इज। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया रिलीजन के बेस पे किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी जॉब सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी रिलीजन के बेसिस, रिजर्वेशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उस फाइनेंशियल बेसिस या कास्ट के बेसिस पे भी अभी है। तो ये चीज जो है इसमें नेचुरली, अब जैसे कि जो आंकड़े सामने आए हैं, भाई लगता तो ऐसे ही है कि मेरे ख्याल 80-90% या 100% मुसलमान जो है वो मोदी को वोट नहीं दिया, उन्होंने अपोजिट को वोट दिया। ठीक है, उनका प्रोगेटिव है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुसलमानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप भी तो सोचिए ना, आपका भला किसमें है? एक डेवलप्ड भारत में है, या अब अगर आप पाकिस्तान की अगर आप मूर्ति सामने ले लें, वहां पे भुखमरी है, बुरी हालत है वहां पे लोग, वहां पे खाने को नहीं मिल रहा लोगों को, महंगाई इतनी जबरदस्त है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इंडिया में भी वैसे ही हो जाए? सोचिए जरा, दिमाग से सोचिए। आप भी यहाँ के नागरिक हैं, आप पे के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है कि आप भी इंडिया को आगे पहुंचाएं। आप क्यों पीछे घसीटना चाहते हैं? आपने वोट दिया क्या कहते हैं कांग्रेस वालों को। अब मुझे नहीं पता कि कांग्रेस वालों का क्या क्या गेम है, क्या है, लेकिन जो भी हमने वीडियोस देखे हैं जिसमें राहुल गांधी जो है जब स्पीच देते हैं, तो वो 2 सेंटेंस टोटल मिला के नहीं बता पाते। मैथमेटिक्स में उनका बिल्कुल गोल है मामला। और दूसरे ले लीजिए, आप केजरीवाल साहब को ले लीजिए, एक वीडियो में कहेंगे नहीं जी मैं तो कोई मकान शकान लूंगा नहीं, जो मेरा 3 बेडरूम का मकान है मैं वही रखूंगा। बच्चों की कसम खाते हैं कि नहीं जी मैं इसको क्या कहते हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, नहीं जी मैं तो यही पुरानी कार रखूंगा। और दूसरे उसमें शीश महल बनवा लेते हैं, फिर जाके वहां पे रहने लगते हैं, और उसके बाद और भी कुछ उन्होंने अखराजात पे लिकर गेट और ये वो जो भी कुछ चल रहा है, एलिजिडली चल रहा है उनका जो केस, वो हो जाता। तो आप लोग मतलब, और मैं ये मुस्लिम के लिए नहीं कह रहा हूं, कई हिंदूज भी जो है वो क्या कहते हैं मोदी साहब से नाखुश, उनकी अपनी कुछ आइडियोलॉजी है, ठीक है जो भी है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचने की एक एक आप लोगों को एक क्या कहना चाहिए रास्ता दिखा रहा हूं कि भाई मोदी साहब निष्काम काम कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है इससे? वो तो कहते हैं जिस दिन मेरे को इन्होंने अगर आप लोगों ने नहीं उठा जिताया इलेक्शन में, मैं अपना लुटिया पकड़ के अपना निकल जाऊंगा, हिमालय में जाके बैठ जाऊंगा, मुझे क्या करना है? ऐसे आदमी को आप ठुकरा रहे हैं, ऐसे आदमी को आप ठुकरा रहे हैं। क्या सोचा है आपने? वो तो आपके लिए खुशहाली बनाने के चक्कर में इंटरनेशनली इतनी रेस्पेक्ट हो गई है, सब कुछ हो गया है, इतना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमारे हमारे भारत में, इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां से। अब आप कहते हो जी जॉबलेसनेस है। देखिए जॉबलेसनेस बेरोजगार, बेरोजगारी में मैंने ये देखा है कि आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स
वो सिर्फ एक आस लगाए बैठे, सिर्फ एक आस, और वो है कि जी मेरे को कहीं से सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों चाहिए भाई सरकारी नौकरी? मुझे बताइए, क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? आप प्राइवेट में क्यों नहीं काम करते? क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा गया है कि सरकारी नौकरी में, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो होती है, उसमें आपको फायर नहीं कर सकते। तो आप वहां जाके, इसका मतलब जब फायर नहीं कर सकते तो आपको डर नहीं है, और जब डर नहीं है तो फिर आप अपना जो भी कुछ करो, जाके वहां पे क्या कहते हैं, पसर के बैठ जाओ एंड ट्विडल योर फिंगर्स। आपको कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए आपको अट्रैक्शन है कि हाँ जी हमको तो सरकारी नौकरी चाहिए। अरे प्राइवेट नौकरी में जाओ ना भाई, वहां पे पैसा भी ज्यादा है, आपको काम करने में मजा भी आएगा, क्योंकि वहां पे आप जो है लगन के साथ काम करोगे, क्योंकि आपके पीछे एक छोटी सी डंडी होगी। शुरू में वो डंडी आपको खराब लगेगी, ये भी बता दूं, लेकिन धीरे धीरे जब आप काम में मशगूल हो जाओगे, बिजी हो जाओगे, आपको सडनली पता लगेगा कि यार इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूं। मैंने प्राइवेट में काम किया हमेशा, और धीरे धीरे शुरू में मैं भी बच्चा था, 20s में, अर्ली 20s में, लगता था कि हाँ यार ये तो सर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये करना है वो करना है। तो शुरू में बुरा लगा, बट बाद में मेरे को मजा आने लगा 2-3 साल के। एंड आई रियली एंजॉयड माई जॉब। आई वाज वन ऑफ द लकी वंस। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही प्राइवेट जॉब्स में घुस जाओगे, और ये ही नहीं कि जब तक मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी मैंने नौकरी नहीं करनी, और फिर आप बेरोजगारी में आपका वो नाम ये नथी हो जाता है कि सर नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? नौकरी है, नौकरियां हैं, आप करने वाले तो बनो भाई। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अब तो इलेक्शन हो चुका है, तो इसलिए आप ये भी समझ लीजिए मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये मैंने ये आप लोगों को ये मैसेज नहीं भेजा। ये मैसेज मैंने आप लोगों को इलेक्शन से पहले नहीं भेजा, अब भेज रहा हूं। अब भेज रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि भैया मैं मोदी भक्त हूं, और मैं जो हूं इसीलिए सबको, आपको जो है आपका दिमाग चेंज कर रहा हूं कि नहीं भैया ऐसे ऐसे करो। नहीं, ये मैं इलेक्शन के बाद कर रहा हूं। आज तो मंत्रिमंडल की वो भी हो गई, शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो भी खत्म हो गई, तो सब कुछ डिसाइड हो चुका है। लेकिन मेरी जो है आप लोगों से ये विनती है कि भाई साहब, ये देश आपका है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कुछ भी हो, ये सब आपका देश है भाई साहब। और इसकी खुशहाली और इसकी सिक्योरिटी भी आपके सर पे है। आप अगर किसी लल्लू पंजो को बिठा दोगे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, तो वही होगा जो हमारे प्रेडिसेसर, जो जो पहले प्रधानमंत्री थे, किसी ने भूटान को दे दिया, अक्साई चीन को दे दिया, पीओके को दे दिया। ऐसे ही करते करते अगर वही लोग वापस आ गए, उसी टाइप के लोग जिनको कि आपने वोट दिया है कईयों ने, वो जो है फिर धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान जो है वो श्रिंक होता जाएगा। तो आप कहां जाओगे भाई साहब? आपका धर्म कहां जाएगा? आपका धर्म, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका जीसस, कोई बचाने नहीं आ रहा। ये आपको और मुझे और हमें बचाना है हिंदुस्तान को। और वो कैसे बचा सकते हैं हम? वो सिर्फ एक तरीके से बचा सकते हैं कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उसको, जो अब आई है, इनकी इंटेंशंस ठीक है, और इनको हमें सपोर्ट करना है। और आगे भी जब इलेक्शंस हो, सोच समझ के कि भैया कौन सी गवर्नमेंट जो है वो हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष की हित के लिए काम कर रही है। ये मैसेज जो है बहुत जरूरी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मोदी साहब जो है, मोदी सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इनके सर पे डिवाइन हाथ है। तो जी। आप ये कहोगे जी अगर इनके सर पे डिवाइन हाथ है, तो फिर हमें क्या करने की, हम तो मस्त रहे, एक जादू की छड़ी चला दी और सब कुछ बढ़िया हो गया। जी नहीं, ऐसे 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 भगवान ऐसे नहीं करता। अगर भगवान ऐसे ही करता तो उनको जो है अर्जुन के साथ विनती नहीं करनी पड़ती कि भैया उठो और लड़ो।
उनको जो है वानर सेनानी बनानी पड़ती रामचंद्र जी को, कि जाके उन्होंने वहां जाके लंका पे जो है उन्होंने जो चढ़ाई करी। भगवान को भी, क्योंकि हम उसके मैनिफेस्टेशन हैं, हम उसके स्वरूप हैं जो कि इस दुनिया में है। तो जो है ये नहीं सोचना है कि हाँ जी, मैं इस देश से कितना मैं लूट खसूट करके मैं अपनी जेब में भर लूं। वो आप कितने दिन कर लोगे? 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे? राहुल बाबा ने आपका क्या कहते हैं, लाख रुपए दे दूंगा जी, मैं 8,500 रुपए दे दूंगा। कहां से लाएगा वो पैसा भाई? पैसा तो वही है जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, और पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास पैसा वही होता है जो कि हम देते हैं। गवर्नमेंट को अपने जेब से थोड़ी ना पैसा इकट्ठा करती है भाई। अब गवर्नमेंट, यही नहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ पार्लियामेंट, मैं कह रहा हूँ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट का, उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनका पूरा स्टाफ है, क्लर्क्स वगैरह सब कुछ, चपरासी तक मिला के पता नहीं कितने लाख हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वो सिर्फ पैसा खाते हैं भाई। पैसा खाने मेरा मतलब, उनके लिए उनको उनको सैलरी चाहिए, उनका अपना जीवन बिताना है। वो पैसा कहां से आता है? वो आप और हम जो है टैक्सेस देते हैं। हम लोग तो खैर इनकम टैक्स भी देते हैं, लेकिन वो तो 6-7% ही है पूरे हिंदुस्तान में। बाकी तो सब जीएसटी और दूसरे टाइप के टैक्सेस वगैरह देके उससे पैसा, तो उससे जो भी गवर्नमेंट के बैंक में पैसा आता है, वो ही पैसा जो है इन सब चीजों में खर्चा होता है, उससे कंट्री आगे चलती। जो एक्सपोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट होता है, उससे पैसा घर में जो डॉलर जो है या फॉरेन करेंसी घर में आती है, उस डॉलर से हम चीजें बाहर से खरीदते हैं, और अपना डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो भी हम खरीदते हैं। क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बहुत जरूरी है, ताकि चाइना और पाकिस्तान और जितने भी जो एक उनके गंदे विचार हैं कि हाँ भाई हम हिंदुस्तान को किस तरह से हड़प लें, वो जरा दूर बैठे, उनके जो विचार हैं, वो सपने जो है, वो सपने ही बन के लुप्त हो जाए। क्योंकि जब देखेंगे कि भारत जो है स्ट्रांग है, यहाँ की जनता जो है वो स्ट्रांग है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान जो है वो मोदी जी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पीछे, या जो भी हम लोग हैं यहाँ पे सब इकट्ठे होके आगे बढ़ रहे हैं। कल मोदी साहब नहीं होंगे, कोई और आएगा, लेकिन वो आदमी मोदी साहब से कम नहीं बल्कि बेटर होना चाहिए। ये नहीं कि हम राहुल बाबा को बैठा दें। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वो 2 सेंटेंस जो है वो ठीक तरह से नहीं बात कर सकते। ऐसे आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में कहाँ हो आप? वो तो कल सारा का सारा हिंदुस्तान बेच देगा चाइना को और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और सब कुछ जो भी हमारे आसपास के लोग। तो बताइए मुझे, ऐसे 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 लोग को आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो क्योंकि आपको थोड़ी खार है मोदी साहब से कि हाँ जी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे, आप ये देखिए ना उनके काम, अच्छे काम कितने हैं भाई। क्या आप परफेक्ट है? मुझे एक आदमी आप में से, जब आप नीचे रिव्यू लिखोगे या कुछ भी लिखोगे, कमेंट्स लिखोगे, एक आदमी बता दे कि मैं परफेक्ट हूं जी। तो मोदी साहब भी परफेक्ट नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूं नहीं है परफेक्ट। कई चीजें मुझे भी नहीं अच्छी लगती उनकी, लेकिन मैं जो ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ, बड़ी पिक्चर में वो सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं। तो पॉलिटिक्स में आप ये नहीं देखते कि भाई कौन कितना विनम्र है, कौन कितना धार्मिक है, या कौन कितना क्या कहते हैं काइंड है। नहीं, आप ये देखते हो जो लीस्ट 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 इविल पॉलिटिशियन है, उसको आप चूज करते हो, उसको आप वोट देते हो, उसको आप गद्दी में बैठाते हो। समझ रहे हैं आप ये नहीं देखते कि परफेक्ट आदमी कौन, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। शायद मेरे ख्याल भगवान भी शायद परफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो भी अभी कई चीजें फिगर आउट कर रहा है। तो फिर इंसान कहां से परफेक्ट हो जाएगा भाई? इंसान परफेक्ट नहीं है। मोदी साहब भी परफेक्ट नहीं है।